जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टैपिंग्स के इस नए एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पे हुई आपदाओं का। और रिसेंटली अभी आपने देखा है एक आपदा जिसको अगर मैं बोलूं, गांव के नाम से बोलूं तो शायद उतनी अच्छी तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर मैं ये आपको बोलूं कि गंगोत्री से थोड़ा नीचे और हर्सिल से थोड़ा ऊपर एक ऐसी तबाही आई है जिसने सारे घरों को एक साथ मटियामेट कर दिया है। और यहाँ पर जब मैं मटियामेट की बात कर रहा हूं तो मैं एक्चुअली मटियामेट होने की ही बात कर रहा हूं। सब मिट्टी में दफन हो चुका है, यानी एक पूरा इतिहास जो है वो पूरा अब मिट्टी के नीचे आपको मिलेगा। वहां पर होने वाली जितनी कार्यवाही है, यानी कि वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, थल सेना और यहां तक कि वायुसेना भी अब लगातार कार्य कर रही है। अभी भी मुश्किलें आ रही हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को निकालने के लिए। तो इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और बड़ा सीरियस ये मैटर है, क्यों इस तरह की आपदाएं उत्तराखंड में हो रही हैं और स्पेसिफिकली हम उन आपदाओं को किस नाम से पुकार रहे हैं। अगर हम उसको सही नाम से पुकार रहे हैं तभी तो हम सही तरफ में काम कर पाएंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट किरण शर्मा जी से। तो फटाफट मुद्दे में आते हुए किरण जी, मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा, ये जो आपदा है इस आपदा को क्लाउड बर्स्ट बोला जा रहा है। जैसे ही ये एक वीडियो आया, संचालित हुआ, उसको बोलना उन्होंने शुरू कर दिया कि जी क्लाउड बर्स्ट है। और वहीं दूसरी ओर जो पहाड़ का एक तरह का मतलब उसमें कई सारी चीजें देखी गई, किस तरीके से एक गार्ड जिसे बोलते हैं, एक रौला आया और उसने एक भीषण विध्वंस मचाया। किस तरीके से वो मोड़ पर जो पानी आ रहा है और मोड़ पर बसे हुए लोगों को उसने तबाह किया। ऐसा ही हमने पहले भी देखा, उससे भी पहले देखा। हर बार हम वही चीज देख रहे हैं और हर बार हम उस चीज से सचेत नहीं हो रहे हैं। आपको आपकी राय में इसमें जानना चाहूंगा, आपकी इंफॉर्मेशन में इसमें जानना चाहूंगा। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। अन्नू जी, आपका आभार कि आपने मुझे बुलाया, ये मौका दिया। आपका सवाल लगातार गूंज रहा है, अखबारों में भी गूंज रहा है, टेलीविजन चैनल पे भी गूंज रहा है। दरअसल शुरुआती दौर में इसे क्लाउड बर्स्ट ही कहा गया। अभी भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि ये क्लाउड बर्स्ट है या कुछ और है, लेकिन अब जो वैज्ञानिकों को मैं सुन रहा था शाम को, अभी एक मीडिया में डीपी डोभाल ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, तो बात कर रहे थे, तो मैं उनको सुन रहा था। तो उन्होंने बताया कि बादल आमतौर पे 9000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर नहीं फटते हैं। ये आपका आर्टिकल भी मैंने पढ़ा था, आपने एक आर्टिकल भी लिखा था, ये शायद ये कल या सुबह ये आर्टिकल आपने लिखा था। जी। तो दूसरा, आईएमडी का एक आंकड़ा दिया जा रहा है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार अब अभी तक वहां उस इलाके में केवल 10 से 12 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि क्लाउड बर्स्टिंग जो साइंटिफिक ढंग से हम उसको डिफाइन करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि 1 घंटे में 100 mm बारिश होनी चाहिए, तब हम उसे क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं। और अगर केवल 10 से 12 mm बारिश हुई है, अगर यह आंकड़ा सही है, तो उसे क्लाउड बर्स्ट कैसे कहा जा सकता है? और अगर वो क्लाउड बर्स्ट नहीं है तो फिर वो क्या है? सवाल ये भी है। सवाल ये है कि फिर वो क्या है। तो मैं एक जियोलॉजिस्ट को भी इन पे सुन रहा था, डॉक्टर सुंदरियाल हैं, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो किस जगह से हैं, लेकिन काफी सीनियर साइंटिस्ट लग रहे थे। तो उनका भी ये कहना था। तो वो ये कह रहे थे, और डॉक्टर डोभाल भी ये कह रहे थे, कि ये क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा ग्लेशियर झील का कोई मामला लगता है। तो सवाल ये है कि क्या ग्लेशियर झील बर्स्ट हुई है? अच्छा, ये अहम इसलिए भी है अन्नू जी कि आप 2013 से लेके और 2025 12 साल में ये तीसरी बड़ी आपदा है। अगर हम केदारनाथ आपदा का विश्लेषण करें तो वहां चोराबाड़ी ग्लेशियर, जो कि केदारनाथ मंदिर के एकदम बैक में था, उसके ऊपर झील, तो वो झील फटी, उससे मंदाकिनी और सरस्वती नदी में, गांधी सरोवर मेरे ख्याल से, हाँ गांधी सरोवर कहते हैं उसको, उस झील का नाम गांधी सरोवर दिया गया था, तो वो बर्स्ट हुई। उसकी वजह से पानी का स्तर इतना ज्यादा हो गया कि मंदाकिनी का जल स्तर तो लोगों ने कह रहे हैं 150 साल बाद, 150 साल पहले कभी इतना उठा था जो उस वक्त उठा, और रामबाड़ा जैसा जो शहर था वो तबाह हो गया, भूगोल ही बदल गया। दूसरा बड़ा जो रीजन है, दूसरा बड़ा जो घटना है वो है हमारी रैणी आपदा, जो सीमांत जनपद चमोली में हुई जी। और चमोली में रैणी गांव के ठीक ऊपर हिमालयी रीजन में, वहां हैंगिंग ग्लेशियर टूटा, वो झील में गिरा, उससे झील बर्स्ट हुई और ऋषि गंगा नदी में उफान आ गया। 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे सरकार के, तबाह हो गए। 200 से ज्यादा लोग उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे। जी, ठीक है।
अच्छा, उसमें और इसमें लगभग अगर हम बात करें तो अब जैसे हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि एक तरह की सिमिलैरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने जी। मैंने भी दोनों वीडियो को बड़े गौर से देखा, तो जो धराली में जो कुछ हुआ और जो मैंने रैणी आपदा में देखा, दोनों के वीडियो में लगभग समानता ही दिख रही है। अब मुझे ये मालूम नहीं है क्योंकि उस वक्त का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इस वक्त तो पानी का वेग जो बताया जा रहा है वो लगभग 43 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है और सीधे मलबा ही आया। और ये बात देखिए, वैज्ञानिक तो अभी इस बात को लेकर के श्योर भले ही ना हो, लेकिन एवरेस्ट विजेता है विष्णु सेमवाल जी उत्तरकाशी में, और वो इन इलाकों में ट्रैकिंग करते रहे हैं, बहुत ट्रैकिंग करते रहे और उनको लंबा अनुभव है क्योंकि वहीं रहते हैं। एवरेस्ट पहाड़ों पे चढ़ना उनका शौक है। तो नाम क्या बताया आपने? विष्णु सेमवाल जी। विष्णु सेमवाल जी, उन्होंने भी ये बात कही है। उनका भी ये कहना है कि भाई लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, ऊपर झीलें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये झील ब्रस्टिंग की वजह से कुछ हुआ हो। हालांकि मेन चीज, अब असली बात तो हमें तभी पता लगेगी जब इसको साइंटिफिक स्टडी इस पे हो पाएगी। दरअसल क्या है, जो धराली में जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदार वहां 3 नदियां हैं। एक नदी का नाम है खीरगंगा, एक का नाम है तेलगंगा और एक का नाम है भेला नदी। तो जो इसमें खीरगंगा नदी है ये श्रीकंठ ग्लेशियर से निकलती है और धराली के पास भागीरथी में मिल जाती है। जो दूसरी नदी जिसे हम तेलगंगा कह रहे हैं ये निकलती है हिमाल और मैनक ग्लेशियर से, और उस ग्लेशियर से निकल करके ये मिल जाती है हरसिल में आर्मी कैंप के पास भागीरथी में, जहां आर्मी कैंप तबाह हुआ है, जिसमें अभी लगभग बताए जा रहे हैं कि 9 से 11 जो जवान हैं वो लापता हैं। ठीक है। तीसरी नदी है जो भेला नदी है, ये निकलती है अवाना ग्लेशियर से और ये सुक्की डाउन में भागीरथी से मिलती है। इन तीनों ही नदियों में सैलाब आया जिसकी वजह से ये तबाही हमें देखने को मिली। हालांकि जो वीडियो हम देख रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें नदियों का तो इसका मतलब इन जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से ये एकदम ये जो मलबा आया या इतना सारा पानी आया। देखिए मलबे के बारे में जो विष्णु सेमवाल जी हैं वो बता रहे हैं, श्रीकंठ अवाना बुग्याल की पहाड़ी पर गाड़गदेरे उफान पे हैं और झिंडा बुग्याल में पुराने ग्लेशियर का मलबा इकट्ठा हुआ था। अच्छा, पहले से जी। और अगर वो मलबा इकट्ठा हुआ था तो फ्लड जब आया तो उस मलबे को अपने साथ लाया होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसकी सही पुष्टि तो वैज्ञानिक ही कर पाएंगे, लेकिन जो प्रारंभिक सूचनाएं जो आ रही हैं, जो हमारे पास आशंकाएं हैं और जो तस्वीर वहां से निकल के आ रही है, उसके आधार पे हम ये बात कह सकते हैं। सही में क्या हुआ होगा ये तो स्टडी के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन हमारा जो एक अनुमान है, जो वैज्ञानिक भी जिस पे सहमति जता रहे हैं, जो मैंने आर्टिकल लिखा था, लगभग उसी लाइन पे डीपी डोभाल जी बोलते नजर आए, उसी लाइन पे सुंदरयाल जी भी बोलते नजर आए। तो इससे लगता है कि हो सकता है कुछ अलग ना हो स्टोरी, जो हम क्लाउड ब्रस्टिंग की बात कर रहे हैं उससे कुछ हटके ना हो चीजें, जी है ना जी। तो अब इसमें अगला सवाल ये उठता है कि जिस तरह की आपदा आ गई है, जिस तरीके का नुकसान वहां पर हो गया है जी, अब क्या, अब वहां पर किस तरीके की बचाव कार्य होंगे? और जिस तरह से बोला जा रहा है कि बचाव कार्यों में देर हो रही है, बचाव कार्यों में कोई काम नहीं हो रहा है, ये आपको कहां तक लगता है कि किस लाइन तक हम चल रहे हैं या हम लाइन से डगमगा रहे हैं बचाव कार्यों में? अन्नू भाई, ऐसा है कि बचाव कार्यों में जहां तक देरी का सवाल है, देखिए, जो आदमी हिमालयी रीजन के भूगोल से परिचित नहीं है उसके लिए सवाल उठाना आसान है। अगर आप ये देखो कि आपदा कल दिन में 1:30 बजे आई और 1:30 बजे जब ये आपदा आई, जैसे ही ये सूचना सरकार को मिली, पास में आर्मी कैंप था, फौरन वहां से आर्मी मूव हुई और 15 मिनट के अंदर धराली में आर्मी मौजूद थी। मुझे लगता है इससे ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स और क्या होगा। मुख्यमंत्री केरल गए थे, केरल से उन्हें आंध्र प्रदेश जाना था, आंध्र प्रदेश का दौरा बीच में छोड़ करके और वो सीधे देहरादून पहुंचे और देहरादून में सीधे आपदा कंट्रोल रूम में आए, वहां उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला। तो मुझे लगता है कि अगर लीडरशिप ये कर रही है तो इसमें देरी का आरोप लगाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहां का भूगोल ऐसा है। अब आप मुझे बताइए, भटवाड़ी से गंगोत्री की तरफ 150 मीटर सड़क का पैच पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। आप मुझे बताइए उस पैच को बनाने में टाइम नहीं लगेगा क्या? अब एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पैदल मूव कर रही हैं। जी, मैं इसी पे आने वाला। जी, 20 किलोमीटर पैदल जाना है, उसमें समय नहीं लगेगा क्या?
सुबह से मौसम खराब था। चिनूक भी मंगाया गया है, MI-17 भी मंगाया गया है। वो यहाँ जॉलीग्रांट में वो इंतजार कर रहे थे। मातली एयरपोर्ट को तैयार, हेलीपैड को तैयार रखा गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा, क्या करा जाए। एयरफोर्स यानी एयरफोर्स पूरी की एयरफोर्स से मदद मांग ली गई थी। हाँ। एयरफोर्स पूरी तरह से, सेना तो कर ही रही है, ITBP वहां मौजूद है, SDRF NDRF मूवमेंट कर चुकी है। तो जितनी मतलब जो भी, अब भूगोल पे तो किसी का बस नहीं है, कुदरत पे किसी का बस नहीं है। अब ये दिक्कतें हो रही हैं, सही बात है कि भाई 29 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक हम नहीं जानते कि वहां कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति हुई है, हताहतों की संख्या क्या होगी। यानी ये भी कहा जा सकता है, जैसे जो मैं आपसे बात करते हुए जो मैं समझ रहा हूँ और जो भौगोलिक आधार जो क्षेत्र मैंने देखा है वहां जी, उसमें मैं ये समझ सकता हूँ कि जितना सिल्टेशन वहां पे हुआ होगा और ये भारी मात्रा में हुआ होगा। यदि हम बात करें जैसे कोटद्वार जैसे तरीके की क्षेत्र की हम बात करें, हाँ। तो कोटद्वार में जब एक बार आपको ध्यान होगा कि एक बार पानी आ गया था, मलबा आ गया था, लोगों के घरों में, मैं किसी के घर पे गया था, वहां पे स्कूटर जो है स्कूटर तक दबा हुआ था जी, और केवल उसकी हेडलाइट और उसकी सीट जो थी वो ऊपर थी। इस तरह से सिल्टेशन हो जाती है, यानी पूरा पैक्ड, एकदम पैक्ड। तो अगर इस तरीके की कोई भी स्थिति होगी, ये तो हटाने के लिए भी वहां पर जब तक फुटिंग्स नहीं होगी, जब तक लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे, तब तक उसको निकालना तो बहुत एक तरह से असंभव। बिल्कुल अन्नू जी, ऐसा है। वहां बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें बताया जा रहा है कि 20 से 30 फीट मलबा वहां जमा हो चुका है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फर्श डाल दिया गया हो। और दूसरा, अभी हैवी मशीनरी चिनूक से भटवाड़ी की तरफ पहुंचाई गई है, ताकि रोड को एक वैकल्पिक रोड बनाई जा सके। ठीक है ना। और अभी तो रोड बनाने की बात आ रही है, उस मशीनरी को जब वहां ड्रिलिंग होगी उसके लिए भी वहां भेजना पड़ेगा। फिलहाल दलदल है, दलदल में कैसे किस तरह से काम हो पाएगा, इस चुनौती को तो हम समझ ही सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। तो इसमें अभी समय लगना स्वाभाविक है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वहां लोग थे, जो बचे हुए लोग थे, उनको सरकार शिफ्ट कर चुकी है। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। इस समय में जी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज हमारे, आपके, अगर मैं और आपकी बात करें तो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? वो सरकार अपना काम कर रही है, SDRF NDRF अपना काम कर रही है, आर्मी एयरफोर्स अपना काम कर रही है। पब्लिक के हिसाब से इस टाइम पे, उस पर्टिकुलर भूगोल के हिसाब से सबसे बड़ी चीजें क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाएगा वो जाएगा प्रभावितों पे। उन प्रभावितों के लिए टेंट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी रसद आपूर्ति ठीक हो सके, उनका स्वास्थ्य, जो घायल लोग हैं उन्हें कम से कम समय पे चिकित्सा मिल जाए। ठीक है। अब अभी तो ये है कि मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था, तो घायल यहाँ तक आए कैसे, बड़ी मुश्किल से। अभी मैंने सुबह रिपोर्ट देखी थी, दो या तीन घायलों को शायद उत्तरकाशी लाया जा रहा था उस वक्त तक। तो सबसे हमारी जो प्रायोरिटी है, अभी प्रायोरिटी हमारी प्रभावित लोग होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर शायद सरकार की प्रायोरिटी प्रभावितों पर ही फोकस होगी। कम से कम ये है कि उनको समय पर रिलीफ मिल सके। तो क्या इसमें सड़क बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है? सबसे पहले सड़क बनाना, साथ मतलब ये दोनों पैरेलल। यस अन्नू जी, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इसे हम ये नहीं देख सकते कि पहले उन्हें रिलीफ पहुंचाना है, सड़क बाद में बनानी है, वहां मशीनरी बाद में पहुंचानी है, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको अपने ढंग से इसमें काम कर रहा है और कर रहा होगा, ताकि वहां जाकर के, भाई अगर हेलीकॉप्टर से भी एयरलिफ्ट करके मशीनरी धराली भेजी जा सकती है, वहां एक टेम्परेरी हेलीपैड का निर्माण हो सकता है, तो निश्चित रूप से हो रहा होगा, निश्चित रूप से हो रहा होगा, ताकि वहां जाकर के जितनी जल्दी हो जो संभावनाएं हैं जीवन की, उस मलबे में अगर हम जीवन की तलाश कर सके, जिंदगी की तलाश कर सके, तो वो भी की जा रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। सेना वहां मौजूद है। वाडिया इंस्टीट्यूट ने ऐसी लेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही है, और ऐसी कई सारी लेक्स के विषय में बताया है कि ये तो कुछ लेक हैं। यानी केदारनाथ आपदा के समय में उन्होंने बताया था कि संभावित ये एक आपदा थी इस तरीके की जिसमें कि लेक टूटी। हम बात कर रहे हैं चमोली की, दूसरी लेक की हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं तीसरी लेक की। इस तरह की कई लेक्स हैं ऊपर, जिसमें जो खतरा जिसको घोषित कर चुकी है वाडिया इंस्टीट्यूट। देखिए अन्नू जी, इसमें इसरो ने भी काम किया है, इस पे हमारा यूकाडा शायद जो संस्थान है उसने भी उस पे काम किया है। और इस पे अभी एक रिपोर्ट आई थी शायद मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले ही, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, उसने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में हमें पता लगा था कि उत्तराखंड में 13 झीलें अति संवेदनशील हैं, जो ग्लेशियर क्षेत्रों में अति संवेदनशील है जी। और तकरीबन ऐसी झीलों की संख्या हिमालयी रीजन में 1300 के करीब बताई जा रही है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 1300 के करीब बताए। लेकिन 13 इनमें से जो हमारे यहाँ हैं, उसमें हाँ, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी में
हाई एल्टीट्यूड पे, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और क्योंकि जब झील फटती है तो केवल पानी नहीं आता, झील जब फटती है तो बोल्डर्स को लेते हुए आती है और छोटा बोल्डर बड़े पहाड़ को तोड़ता है। और ज्यादातर पहाड़ी हमारे यहाँ पे ऐसी है कि एक पत्थर के बीच में मिट्टी है, फिर देखिए, दूसरा पत्थर है, फिर तीसरी। अनु जी, कोई भी जब फ्लड आएगा, खासकर हिमालयी रीजन में जो आएगा, वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि केवल पानी आ रहा हो, उसके साथ मलबा तो आना ही आना है। और डैमेज का एक बड़ा रीजन वो भी हो जाता है, क्योंकि उसमें टनों बोल्डर पहाड़ आता है, जिसको लोग यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेन्स में तो पहाड़ी बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े बोल्डर आते हैं, तो उससे नुकसान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कुदरत पे हमारा बस नहीं है, उसको तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है कि उसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश होनी चाहिए। जी जी, ताकि नुकसान को हम कम कर सकें। अभी एक डाटा मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसे दर्शकों को जानना चाहिए कि हिमालय में 67 झीलें ऐसी हैं जिनकी जो सतह है उसमें 40% की वृद्धि हुई है। 40%? जी। इसका मतलब ये है, अगर इसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, कि उन झीलों में पानी का मात्रा वो बढ़ रही है। इसका मतलब ग्लेशियर पिघल रहा है और झील पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ये अर्थ। तो कई सारी चीजें हैं, एक साथ कनेक्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग की जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि पहले सेंट्रल मिनिस्टर रहे, अब तो 90 ईयर्स के हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी ने भी एक बात कही थी उत्तरकाशी में। उन्होंने बोला था कि पर्यावरण से खिलवाड़ ना हो। और इसी तरीके की कई सारी बातें, ह्यूमन हीट की बात होने लगी है अब लगातार। हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे, हम गाड़ियों के आवाजाही की बात कर रहे थे, उससे हीट जनरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इस जगह पर आ गए हैं जहां पर हम ह्यूमन हीट की बात कर रहे हैं। हम अल्मोड़ा के टेम्परेचर्स को ह्यूमन हीट की वजह से डिस्टॉर्ट होते हुए देख रहे हैं। हम पौड़ी में तो हम देख चुके हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर राइज हो रहा है। जहां पे हम 3 से 4 डिग्री राइज की बात करते हैं, वहां पे ये नुकसान होना शुरू हो जाता है। अनु जी, हमें जो है ये देखना पड़ेगा। देखिए, आपदाओं को आप नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक सकते, राइट, ठीक है, वो कुदरत की चीजें हैं, वो चलती ही रहेंगी। लेकिन हमें यह है कि प्रकृति के साथ कैसे हम संतुलन बिठाएं, इस पर हमें काम करने की जरूरत है और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। विकास हमारी जरूरत का हिस्सा है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि मानवीय स्वभाव है। तरक्की कौन नहीं चाहता? सड़क भी मुझे चाहिए, पानी भी मुझे चाहिए, बिजली भी मुझे चाहिए, फैसिलिटी भी मुझे चाहिए। और ये फिर शहर में, देहरादून में रह के या दिल्ली में रह के दिल्ली वालों को क्यों चाहिए? ये पहाड़ को क्यों नहीं चाहिए जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं? लेकिन हमें कोई ऐसा रास्ता जरूर तलाशना पड़ेगा कि हम प्रकृति के साथ संतुलन कायम करते हुए इस विकास को जारी रखें। ये सबसे ज्यादा जरूरत है आज के समय में, खासकर उत्तराखंड जैसे रीजन में। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका, धन्यवाद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। और हम आगे भी इसमें बने रहेंगे, लगातार दृष्टि रखेंगे किस तरह से आपदा का कार्य चल रहा है, राहत कार्य चल रहा है। आपदा को संतुलित करने के लिए, आगे की आपदाएं ना हो उसके लिए किस तरीके से सरकार कार्य करती है, और किस तरीके से जो जन भावना है उसको साथ में लेकर, विकास की योजनाओं को साथ में लेकर, किस तरीके से हम उत्तराखंड को एक सेफ जोन बनाने की चेष्टा में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।